अच्छा वो करवा चलिए राष्ट्रपति के अंदर ही हेडिंग डालिए। व्यवस्थापिका शक्तियां, राष्ट्रपति के अंदर ही हेडिंग डाली व्यवस्थापिका शक्तियां। ठीक है, लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर पावर। अब आगे आएंगे, देखोगे लेजिस्लेचर पावर क्या है, ठीक है, जुडिशियल पावर क्या है, ये सब वर्ड्स आएंगे। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ भी देता है कि इनमें से कौन सा जुडिशियल पावर है, इनमें से कौन सा लेजिस्लेचर पावर है। तो राष्ट्रपति के पावर रहते तो है, ठीक है, वो पावर में ही शामिल रहेंगे। सपोज 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, डी वाला दिया हुआ है क्षमादान की शक्ति, है ना, पार्डनिंग पावर। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं, आपको लगेगा जुडिशियल पावर भी तो है, और ऊपर दिए गए पावर भी तो राष्ट्रपति के पावर है। पावर तो है, लेकिन उसको भी बाइफर्केट किया गया, व्यवस्थापिका शक्तियां, लेजिस्लेचर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, अलग अलग पावर उसमें मेंशन है। तो ये लेजिस्लेचर पावर क्या होता है? लेजिस्लेचर मतलब विधायी, व्यवस्थापिका शक्तियां दिए हुए, मतलब विधानसभा से रिलेटेड जो भी है, विधानसभा बोलता हूँ, संसद से रिलेटेड जो भी पावर है, मतलब कानून बनने से रिलेटेड, कानून बनने से रिलेटेड जो भी पावर है, जिसमें भी कानून बनने से रिलेटेड ये शामिल होता है, वो इसकी लेजिस्लेचर पावर शक्तियां में आते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर पावर में आती है, व्यवस्थापिका शक्तियां में आती है। जैसे पहला आर्टिकल 79 बोलता है कि भारत के संसद में 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट खुद। तो ये भी शामिल हुआ कि नहीं, कानून बनाने से रिलेटेड इसका पावर हो गया कि नहीं हो गया, हुआ। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, फिर राष्ट्रपति साइन करता है, तो इसका लेजिस्लेचर पावर ये हुआ। ठीक, लेकिन वही क्षमादान की शक्तियां ये लेजिस्लेचर पावर में थोड़ी नहीं, ये तो न्यायालय का काम है। अब जब न्यायालय का काम है तो ये न्यायिक शक्तियां हो गई, जुडिशियल पावर हो गया। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत माफ करता है, क्षमा करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जुडिशियल पावर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में। तो ये लेजिस्लेचर पावर लिख रहे हैं, लिखिए आर्टिकल 79, इसमें लिखना भारत के संसद में शामिल है। तीन ऐसे एरो बना के लिखना, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना क्लियर। जितना भी अब यहाँ संसद से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे ना, वो सारे के सारे इसके लेजिस्लेचर पावर के अंतर्गत आएंगे। तो आर्टिकल 79 लिखिए, लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। ठीक है, अब ये चीज कई बार रिपीट हो गए तो शायद लिखने की जरूरत नहीं, याद होगा आप लोगों को। कोई एक्ट बनने से पहले बिल रहता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, और जब राष्ट्रपति साइन करता है तब जाके वो बिल एक्ट बनता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसको नहीं लिखा रहा। और एक क्वेश्चन था, पूछा हुआ था, राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है, माना जाता है नहीं, वो संसद का अंग है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 99, ये 79 था, 79।
इसमें लिखना संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत या नियुक्त विहित प्राधिकारी शपथ दिलाएगा। ठीक है। ठीक है, संसद के सभी सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत या नियुक्त प्राधिकारी शपथ दिलाएगा, मतलब उसके द्वारा जो अपॉइंटेड है वो शपथ दिलाएगा या खुद शपथ दिलाएगा। आमतौर पे होता क्या है, अब यहाँ पे लिख दिया कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति दिलाएगा या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन शपथ दिलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो प्रैक्टिकली होता ये है, राष्ट्रपति ना एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है और प्रोटेम स्पीकर फिर बाकी लोगों को शपथ दिलाता है। ठीक है, ये क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आगे, प्रेसिडेंट लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर ऑब्लिक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोटेम ही है ना, ऑब्लिक अस्थायी अध्यक्ष ऑब्लिक इंटरिम स्पीकर के रूप में नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है। तो ये भी एक क्या हो गया, इसकी व्यवस्थापिका शक्ति हो गई। कैसे, संसद से जुड़ा हुआ चीज हो गया व्यवस्थापिका शक्ति। नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है। शपथ प्रेसिडेंट लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर ऑब्लिक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर ऑब्लिक अस्थायी अध्यक्ष ऑब्लिक इंटरिम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। ऐसा करना राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका पावर था। ठीक है, मतलब बताया था ये व्यवस्थापिका पावर है, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, इतना क्लियर। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये जो सीनियर मोस्ट जज का ना, पहले बात तो ये जो प्रोटेम स्पीकर वाला जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही उल्लेखित नहीं है। ठीक है, संविधान में ये प्रोटेम स्पीकर का शब्द नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस एक ये राष्ट्रपति का दायित्व होता है कि सभी को शपथ दिलाएं। लेकिन कितने लोग को दिलाते रहेगा, 543 लोग रहेंगे इलेक्टेड, तो 543 लोग को थोड़ी एक एक जन को जाके दिलाते रहेगा शपथ सबका लेवल, तो वो काम दूसरे ऊपर सौंप दिया जाता है। तो वो एक बंदे को दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, और मंत्री लोग तो वो तो खुद ही दिलाता है। मंत्री लोग को अगर हटा दिया जाए, बाकी जो नॉर्मल जो संसद है, ठीक है, तो जो सांसद हैं उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है शपथ। ठीक, मतलब प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति बनाता है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है
देन प्रोटेम स्पीकर बाकी लोगों को शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है, लिखा हुआ ये है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा या राष्ट्रपति द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति या अपॉइंटेड व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ठीक, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, प्रोटेम स्पीकर जैसा वर्ड कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। ठीक है, और जब प्रोटेम स्पीकर संविधान में उल्लेख नहीं है तो किसको बनाया जाना है इसका भी उल्लेख नहीं है। वो जो लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट जजेस को, सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाएगा, तो सीनियर मोस्ट मेंबर का यहाँ उसका जो भावना निकल के आता है वो ये कि जिस जो कई लोग जैसे बार बार चुनाव जीत के आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा गाइडेंस होगा। अब जो छोटा मेंबर है अभी है 25-26 साल 27 साल का है, जो अभी एलिजिबल था वो जीत के गया, उसको क्या आइडिया होगा, ज़्यादा आइडिया नहीं रहा होगा। लेकिन वही जो 70-80-75 साल का है, ज़्यादातर पॉलिटिशियन तो बूढ़े बूढ़े रहते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा चुनावी प्रक्रिया के बारे में, विधि प्रक्रिया के बारे में, सबके बारे में ज़्यादा जानकारी रहेगा। उसकी भावना यह है कि जिसको जो ज़्यादा जानकारी रहे, जो सीनियर रहे वो शपथ दिलाने के बजाय छोटा शपथ दिलाकर बड़ों को ज़्यादा थोड़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी नाम पे वो कर्नाटक विधानसभा वाले में बताया भी था कि विवाद हुआ था, सेम यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो सत्ता मतलब जिसका सरकार बनने को था, ठीक है, तो उसके किसी एक मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए और वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं था। ठीक है, तो जो विपक्ष दल था वो चले गया कोर्ट में। ठीक है, वहाँ जाके हल्ला करने लगा कि प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, सीनियर मोस्ट को बनाना था, सीनियर मोस्ट को बनाना था। तो वहाँ पे भी जजेस ने अपना जजमेंट दिया, बोला कि ये जो प्रोटेम स्पीकर है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेखित नहीं है और ये सिर्फ परंपरा जो है वही चले आ रही है, इतने सालों से परंपरा चले आ रही है कि बड़े को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वही शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लीजिए प्रोटेम स्पीकर, उसी के अंदर ही प्रोटेम स्पीकर करके एक शॉर्ट हेडिंग डाल लीजिए, उसके नीचे पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, लोकसभा के अदर मेंबर्स को शपथ दिलाएगा। शपथ मतलब होता है ओथ, आगे आगे जहां भी शपथ आएगा उसको ओथ लिख लीजिएगा, OATH। उसी में ही स्टार मार्क डाल के लिखना, प्रोटेम स्पीकर का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रोटेम स्पीकर का एक और काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा के जब मेंबर बन के आते हैं ना, हो गया शपथ वगैरह का सब काम हो जाता है ना, उसके बाद अपने बीच से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। याद रखना, कल एक लोकसभा का नेता सामने आया था। लोकसभा का नेता और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, लोकसभा का नेता किसको माना जाता है, जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को ही लोकसभा का नेता माना जाता है। तो वो लोकसभा का ही नेता क्यों होता है, क्योंकि देखो जो लोग चुन के आ रहे हैं वो डायरेक्ट उसी से ही चुन के आ रहे हैं, है ना, लोग ही तो वोटिंग कर रहे हैं। तो इस कारण जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का ही नेता माना जाता है, राज्यसभा का नहीं। ठीक है, ये क्लियर। तो लोकसभा का नेता अलग शब्द है और लोकसभा का अध्यक्ष अलग शब्द है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बाद में चुना जाता है। ठीक है, बाद में उसको चुना जाता है। ठीक है, अब तब तक फिर अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर का काम कौन निभाएगा, तो ये प्रोटेम स्पीकर निभाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का रोल खत्म। ठीक है, तो पहला जो काम है प्रोटेम स्पीकर का वो क्या, कि शपथ दिलाएगा। दूसरा काम क्या, जब तक लोकसभा अध्यक्ष बन नहीं जाता, चुना नहीं जाता, तब तक वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटेम स्पीकर तब तक अध्यक्षता करेगा जब तक कोई नया अध्यक्ष ना बन जाए।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटेम स्पीकर हो गया। आर्टिकल 331, अब जो एंग्लो इंडियन पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन क्या, जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जैसे शादी होता है एक ही कास्ट में हो रहा है, जरूर थोड़ी एक ही कास्ट में शादी हो। ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स मतलब जो फॉरेनर है, पिता ब्रिटिशर और माताएं भारतीय, ठीक है। तो माता पिता ऐसा एक कॉम्बिनेशन के फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन, ठीक है। फिर एंग्लो इंडियन और एंग्लो इंडियन का शादी होगा, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इधर है ना एंग्लो इंडियन, चाय पीने गए थे एंग्लो इंडियन, तो मैं कंफ्यूज था वो यूरोपियन रहना चाहिए कि ब्रिटिशर्स रहना चाहिए, तो कल वो बता रही थी कि ब्रिटिशर्स रहना चाहिए, उसी के बात मान लेता हूँ, बाकी गूगल में सर्च करके देखना पड़ेगा डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जब संविधान सभा बना हुआ था, ठीक है, संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था, चर्चा चल रहा था, तो वहाँ पे भी बोले ऐसे भी कुछ लोग हैं बहुत कम संख्या में है, इन लोगों को हितों की रक्षा कैसे की जाएगी, ठीक है, इन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रावधान किया गया कि ठीक है कोई इशू नहीं, जो लोकसभा है ना वहाँ 2 लोगों को एंग्लो इंडियन के रूप में बनाया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात लाई गई, इसलिए आर्टिकल 331 में ही प्रावधान किया गया, ठीक। तो लिखिए आर्टिकल 331, अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लेना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अगर प्रॉपर नहीं हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत ऑब्लिक नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, 331 से बोलते हैं, धीरे धीरे शुरू से लेके आखिरी तक वाला सब आर्टिकल्स याद होते जाएंगे। 331, ठीक है, याद रहेगा। और लिखना, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी पावर, ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और यह काम वह मंत्री परिषद, यह काम वह मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। ठीक, तो क्या बोला यहाँ पे शुरुआत में लिखा प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तो इसका क्या मतलब, उसी दिन मैं बोला था कि 543 सीट्स हैं, उसमें 2 के 2 चुन के आ गए, सपोज नॉर्मल चुनाव लड़ा है ना, वो चुन के आ गए, ठीक है, चुन के 543 में भी वो भी शामिल है। तो अब एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाएगा कि नहीं किया, नॉमिनेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उस दिन भी बताया था। क्यों, ये बोला गया कि प्रॉपर उन लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, ठीक है, उनका प्रतिनिधि रहना चाहिए, ठीक है, एंग्लो इंडियन का। तो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधि तो है वहाँ पे 2 चुन के आ गए पहले से, तो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक जीत के आया हो तो कितने को करेंगे, बचे हुए 1 को करेंगे, ठीक है। एक भी नहीं आया जीत के, दोनों खाली है सीट्स, तब जाके 2 एंग्लो इंडियन को रखते हैं, ठीक है, ये क्लियर, इतना क्लियर। राज्यों में 1 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है, जैसे यहाँ विधानसभा है जो 91 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 90 आपका
इलेक्टेड है और एक नॉमिनेटेड है, ठीक है, इतना क्लियर। आर्टिकल 331 किसकी बात करते हैं? एंग्लो इंडियन की। आर्टिकल्स सारे याद रहने चाहिए, ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, जब फिर बनाना मुश्किल होता है अगर याद नहीं रहे तो। वो आपके में आया था क्या स्टेट पीएससी का क्वेश्चन? कब बना? सी 5 तारीख वाले एग्जाम में, पहले एग्जाम में पूछा था। हाँ, दो आया था 315 315, 318, 323 क्या मारे थे? कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं मारे थे। ये पूछा था स्टेट पीएससी किस आर्टिकल, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल हाँ का? भाई 315 था और उसको पावर मिला था 318 में। तो वहाँ पे आर्टिकल्स याद रहे तो बेनिफिट मिल जाता है, 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उतना आर्टिकल कौन याद रखेगा, लेकिन बार बार डिस्कस करते करते ना वो याद हो जाता है। अब ये एंग्लो इंडियन कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन वर्ड दिया गया है क्या संविधान में? नहीं। दिया गया है, डिफाइन भी किया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 366, कोई नहीं, अपनी प्रतिक्रिया दोगे तो याद रहेगा चीजें, चुपचाप बैठे रहोगे तो नहीं याद रहेगा। 366 366 इसके लिए ना एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है, मतलब डिफाइन किया गया है। इसमें एंग्लो इंडियन इज इक्वल टू लिखना पिता अंग्रेज, नीचे में माता भारतीय, दोनों का क्रॉस। पिता अंग्रेज माता अंग्रेज तो बच्चे भी अंग्रेज होगा ना। अच्छा नहीं वैसा नहीं हो, नहीं तो वो भारतीय कहला जाएगा। हो सकता है ऐसे कई बच्चे भी होंगे, भारतीय लोग कम थोड़ी कैसे, इधर भारतीयों में मन नहीं लग रहा तो ठीक। फिर नेक्स्ट लिखना 80 ब्रैकेट में 3 लिखना, 80 3 आर्टिकल 83। ठीक है 83 प्रेसिडेंट, ये है उसमें प्रेसिडेंट राज्यसभा ऑब्लिक काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 व्यक्तियों को मनोनीत ऑब्लिक नॉमिनेट करेगा, ठीक है। अब ये 12 व्यक्ति कौन? तो जैसे वहां तो एंग्लो इंडियन देख लिए थे, यहाँ एंग्लो इंडियन नहीं है, राज्यसभा में ये अलग अलग फील्ड से होना चाहिए। जैसे फील्ड का नाम मेंशन भी कर दिया, लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, समाज सेवा। तो ये 4 ही शब्द उल्लेखित हैं, ठीक है। 4 फील्ड से होने चाहिए, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 करके उसके लिखना, साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर, दूसरा कला, आर्ट, तीसरा विज्ञान, साइंस, चौथा समाज सेवा, पब्लिक सोशल साइंस।
सोशल साइंस लिखा हुआ है क्या चीज? सचिन था क्या? हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस इसमें कहीं भी स्पोर्ट्स में वर्ड मेंशन है क्या? नहीं, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू था क्या सांसद? राज्यसभा सांसद था। सचिन था क्या? सचिन था। हीरो हीरोइन थे क्या? हेमंत थे, ठीक है। तो सचिन ये सब जो लोग थे ना क्रिकेटर जो थे, तो ये फिर चैलेंज किया गया कि यार इसका तो मेंशन ही लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, ये कहाँ स्पोर्ट्स मेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया, ये बोला कि एक भावनाएं हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं, वो भी अपने विचार रखें, वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं शब्द मतलब सिर्फ इन्हीं के दायरे के अंतर्गत जो लोग हैं वही उन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। जो क्रिकेटर्स थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, बस वो जो भावनाएं हैं उसको देखना है, तो फीलिंग्स देखना है, फीलिंग्स मैटर, ठीक है, नॉट द वर्ड्स, ठीक। ये 4 शब्द जो हैं उसके दायरे बहुत बड़े हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये राष्ट्रपति का स्वयं की शक्ति होगा कि फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद का, ठीक है। तो जहाँ जो काम नहीं करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से, मतलब खुद का स्वयं की शक्ति होगा, उसको अलग से मेंशन करके बता दूंगा। अगर कहीं नहीं भी लिखा आया तो समझ लेना कि उसका स्वयं की शक्ति नहीं है, ठीक है। जैसे एक देखे थे लोकसभा में बहुमत नहीं मिले किसी को तो बुला सकता, और वहाँ लिखा दिया था अलग से, ठीक। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे 50 पॉइंट है, 50 में उसके 5 उसकी स्वयं की शक्तियाँ हैं, तो 5 को याद कर लो, बाकी 45 नहीं है, फिर सब मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इसको लिखना, राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट पर लिखना, कला के अंदर खेल भी आ जाता है, कि कला के अंदर खेल भी आ जाता है। ठीक, तो जरूरी थोड़ी ना कला मतलब वो डांस गाना वाला ही कला हो गया। अब वो खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, तो भी एक कला है, ठीक है। खेलना भी एक कला है। तो ये बात गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने यहाँ डिसीजन दिया था। तो ये 80 का 3 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 80 तो याद रखना है, रखना ही है, लेकिन 80 का 3 इस लेवल तक याद रहना चाहिए आर्टिकल। तो यहाँ तक देखिए, तो आर्टिकल्स पे ही फोकस करिए। आगे लिखिए आर्टिकल 85। कला के अंदर देखो वो खेल भी आगे लिखा है ना, तो सचिन को बरकरार रहने दिया वहां पे संसद ने। सर इसमें कितना आर्टिकल है, लास्ट कितना है? 395 है, 395 लेकिन ऐसे पूरा, और लेकिन 395 खाली 395 सर में थोड़ा सा ना छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा मतलब एक दिन क्लास लेके थोड़ा समझा दीजिएगा, कितने वो पढ़ता तो मुझे पता है संभाग 5 है वो सब करके, तो एक दिन थोड़ा सा आप अपने तरीके से समझा देंगे तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा समझाओ दूंगा, भूलोगे नहीं। या जो बचा कुछ याद है वो भी, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले बोल रहे थे कि एक सर का आवाज आता था, आवाज सुनने के लिए तरस गए, अच्छा शांत शांत रहते थे। आज उनको उनके दिल को सुकून मिलेगा। आर्टिकल 85, ठीक है। आर्टिकल 85 में पहला पॉइंट लिखिए। अच्छा, एंग्लो इंडियन जो चुने गए थे, तो फिर बताओ, अब ये नॉमिनेट वाले हैं, नॉमिनेटेड हैं, और बाकी 543 इलेक्टेड रहते हैं, तो इनको भी वही पावर मिलता होगा कि जो बाकी लोग को मिलता होगा? कैसे? जो बाकी लोग जो काम करते हैं वही करते होंगे, इनके साथ भेदभाव, चुन के आया नॉमिनेट हुए वैसा सेम काम, बस 2 ही काम नहीं करता, बाकी सब काम करता है। पहला जो पहले डिस्कस कर चुके वो
कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेता, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव लेता है उसमें भाग नहीं लेता, ठीक है। और दूसरा एक विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव होता है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब वह विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव क्या है, जैसे सरकार बहुमत खो चुकी है तो अविश्वास प्रस्ताव आता है, अगर वो पास हो गया मतलब सरकार को फिर हटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके साथ कोई है ही नहीं तो कैसे सरकार बना के रखेगा, बहुमत होना चाहिए तब रहता है, तो बहुमत खो देता है तो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव सब आता है उसमें, ठीक है। तो यही दो काम में बस भाग नहीं लेता, बाकी सारे पावर उसके कैसे रहते हैं, नॉर्मल सांसद जैसे रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल 85 में, प्रेसिडेंट संसद के सत्र को आहूत करता है। संसद के सत्र को आहूत करता है। आहूत का मतलब देख के बता दूंगा थोड़ी देर में, इंग्लिश में मतलब बता दूंगा। आज ही दिनांक को बैठक है, ये सत्र चालू होगा, ये बुलाना आउट करना कहलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट संसद के सत्र को आउट करता है, ठीक है। मतलब जो संसद का अधिवेशन चलता है, सेशन चलता है, उसको ये बुलाने का काम करता है, ठीक है। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति ही देता है, ठीक, समझ आए। अलग अलग सत्र नहीं होते, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग सत्र रहते हैं, उसमें सभी को बुलाना शुरुआत में कि हाँ इस दिन है, बैठ जाना, उपस्थिति दे देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कौन बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है, ठीक है। संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो वो बुलाने को शुद्ध हिंदी वर्ड दे दिया आहूत करना, ठीक है। सेकंड लिखिए, प्रेसिडेंट संसद का 17वां सान करता है, 17वां सान। संसद का 17वां सान, 17वां सान एक साथ है, 17वां सान करता है। 17 बसंत वासान, वासान जो वासना होती है ना, बस आ हटा देना, वासान, वासान 17वां सान, ठीक है। 17वां सान ऑब्लिक प्रोरोगेशन, ऑब्लिक प्रोरोगेशन, ये 17वां सान को प्रोरोगेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, लिखिए पहले प्रोरोगेशन। प्रेसिडेंट संसद का 17वां सान करता है, मतलब प्रोरोगेशन करता है, प्रोरोगेशन। अब जैसे बुलाया कि हाँ भाई संसद चालू हुआ, संसद का सत्र चालू हुआ, वैसे जब खत्म करना हो, मतलब पूरा सत्र ही खत्म करना हो, जब फाइनल करना हो तो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तीसरा लिखना, प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे इतना सारा प्रेसिडेंट का पावर पड़ रहा है ना, पावर मतलब ये व्यवस्थापिका पावर के अंदर आती है, और 17वां सान करता है, ठीक है, सत्र बुलाता है, आहूत करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बन चुका है, वो ये कि लोकसभा को स्थगित कौन करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति नहीं करता है, मेरी भी गलती हो चुका है, ये मेरे अकाउंटेंट वाले एग्जाम में पूछा था, लोकसभा का स्थगन कौन करता है, स्थगित कौन करता है। तो स्थगन मतलब क्या, और 17वां साल मतलब क्या, और आहूत करना मतलब क्या। सत्र चालू हो रहा है, स्टार्टिंग है, हाँ भाई इस दिन से चालू होगा, सभी आइए, उपस्थित दीजिए, आहूत करना, बुलाना, ठीक है। फिर हाँ अब ये संसद, ये वाला सत्र खत्म हो गया, थोड़े 1-2 महीने बाद मुंह दिखाना, ये क्या हो गया, 17वां साल, प्रोरोगेशन, ठीक है। अब अध्यक्षता राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है, लोकसभा जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, उसका सभापति या फिर अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। और जैसे सत्र चल रहा है, सपोज लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है,
तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और स्थगन मतलब क्या भाई? थोड़ी देर के लिए भी रुका है, कल मिलते हैं परसों मिलते हैं, तो बोलते हैं ना द कोर्ट इज एडजर्न, ठोक पीट के द कोर्ट इज एडजर्न, मतलब क्या, अभी इसको इस समय के लिए स्थगित की जाती है, कल तक स्थगित की जाती है। तो उसके लिए फिर राष्ट्रपति घर से थोड़ी ना आएगा बोलने के लिए कि स्थगन कर रहा है, स्थगन कर रहा है, ठीक है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है स्थगन करने का। लेकिन 17वां स्थान मतलब पूरा कंप्लीट उसको खत्म कर दिया, 17 को ही खत्म कर दिया। बाकी स्थगन मतलब क्या, हाँ ठीक है कल मिलते हैं परसों मिलते हैं, ये हो गया। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 118 और 4, 118 का 4 में, ठीक है। आगे आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। नहीं वो 118 में नहीं करता, करता है स्थगित लोकसभा स्पीकर ही करता है, शायद 118 में दिया हुआ है। बाकी प्रेसिडेंट नहीं करते, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो वहां पे लिख लो ब्रैकेट में, स्थगन का काम प्रेसिडेंट का नहीं है, स्थगन का काम प्रेसिडेंट का नहीं है। अब देखिए कि लोकसभा भंग करना, डिसॉल्व करना, ये क्या था एक्चुअली? पहले मतलब क्या होता है ये समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ। भंग करना, लोकसभा भंग करना मतलब जैसे सभी चुन के गए हैं यहाँ से, मोदी जी भी बने हैं, प्रधानमंत्री कब बने? यहाँ से सब सांसद चुन के गए, फिर उनमें से वो लोकसभा के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। भंग करना मतलब हो गया भाई आप लोगों का काम खत्म, चाहे कार्यकाल हुआ हो मत हुआ हो, लोकसभा समापन, फिर से नए चुनाव होंगे, तो ये लोकसभा भंग करना कहलाता है, डिसॉल्व करना कहलाता है। तो ये एक स्थिति भी बताया था, जैसे कुछ ऐसा काम हो गया, कुछ ऐसा कांड हो गया जिससे लगता है कि अब हमारे पार्टी के फेवर में वोट जाएंगे, ठीक है, हमारे पार्टी के फेवर में वोट जाएंगे। सपोज अचानक से अभी अगला लोकसभा चुनाव कब है? 2019 2024 में, ठीक है, 2024 में, ठीक। अब 2023 में सपोज पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र कब्जा भी कर लेते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको छुड़ा लिए, अक्साई चीन वाला जो कब्जा है उसको छुड़ा लिए, ये सब चुना लिए। तो देश में देखो खुशी की लहर दौड़ेगी, नहीं दौड़ेगी, ठीक है। तो भले मोदी लहर रहे ना रहे, खुशी की लहर रहेगी। तो अगर मोदी जी को लगता है कि नहीं यार यहाँ अभी चुनाव कराया जाए 2023 में, तो शायद मैं जीत जाऊं और आसानी से जीत जाऊं, ठीक है, और वहीं एक साल 2024 का इंतजार करूं, तो लोगों की मेमोरी जो रहती है वो शॉर्ट टर्म रहती है, भूल जाते हैं, ठीक, सब आसान किए भूल जाते हैं। तो 2024 में क्या पता जीतू कि नहीं जीतू, उस टाइम ठंडा हो जा रहेगा सब मामला, तो अभी चुनाव हो तो शायद मैं जीत जाऊं। तो ऐसे केस में क्या लोकसभा भंग करा दिया, पहले शायद कराया गया है, लोकसभा को एक्सटेंड भी किए 5 साल से 1 साल 6 साल तक का कार्यकाल भी किया गया इंदिरा गांधी के टाइम में, और एक बार भंग भी कर दिया था पहले समय से, ठीक है। जैसे कोई बड़े नेता की हत्या हो गई, सपोज राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था ना, ठीक है, तो वैसे किसी बड़े नेता की हत्या हो जाती, फिर लगेगा कि अरे यार अभी जो प्रजा है उनका वोट हमारे फेवर में चले जाए, तो भी लोकसभा भंग करा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है। अब लोकसभा का जो सत्र बुलाना है ना, सेशन बुलाना, आहूत करना, ये सब काम किसकी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर रहती है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। नॉर्मल केस में मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे भी वो अपने स्वविवेक से भी ये बैठक बुला सकता है। किस केस में? तो केस समझिए, एक अविश्वास प्रस्ताव पास होता है ना, उसमें क्या मैंने बोला सरकार उसी की बनेगी जिसको बहुमत हासिल, और बहुमत मतलब क्या 272 सीट्स चाहिए। सपोज कुछ एक आध सांसद टूट गए, या किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, नहीं रहेंगे साथ आपके, ठीक है, किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और जो सत्ता पक्ष है, ठीक है, उनको लग रहा है कि यार अगर हम बैठक में आए, ठीक है, बैठे साथ में, और अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, वो पास हो गया, डेफिनेटली पास हो जाएगा, उसके साथ कोई सपोर्टर नहीं है तो पास हो जाएगा, तो हमारी सरकार तो चले जाएगी। तो ऐसी सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि भाई सेशन बैठे, सेशन बुलाए, ठीक है। तो ऐसे केस में तो वो कभी प्रेसिडेंट को बोलेगा ही नहीं कि नहीं बुला दो, ऐसे केस में तो मंत्रिपरिषद बोलेगा ही नहीं, ठीक, चाहेगा ही नहीं। तो राष्ट्रपति उस टाइम अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके सत्र को बुला सकता है, ठीक है, आहूत कर सकता है। इतना क्लियर, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क डाल के लिखिए, ऐसी मंत्रिपरिषद जो बहुमत खो चुकी है,
सर क्या हो चुकी है? बहुमत, मेजोरिटी, चैन सुकून सब खो चुकी है। बहुमत खो चुकी है या खो सकती है। हो गया है। गायब हो गया, ठीक है, या खो सकती है। उसके एडवाइस के बिना भी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन ऑब्लिक सेशन, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन ऑब्लिक सेशन को बुला सकता है। ठीक है, और नीचे एक और स्टार मार्क डाल के लीना। अब ये तो हो गया सत्र बुलाने की बात है ना, बुलाने की बात चर्चा की है कि आमतौर पे तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, बट अपना स्वयं की शक्ति भी यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा को भंग करने वाला भी है मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, अपने मन से थोड़ी ना मूड खराब हो रहा है भंग लोकसभा, ऐसा तो नहीं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ स्थिति बन सकता है कि अपने मन से भी कर दे, जैसे सत्र को बुलाया वैसे ही कर सकता है भंग स्वयं की शक्ति से, कर सकता है, नहीं करेगा भाई, इतने मेहनत से सब जिज्जत का है ना, थोड़ा झगड़ा हुआ फोन में रात में, भंग लोकसभा भंग, ऐसा नहीं। लेकिन लोकसभा को भंग करने से मना जरूर कर सकता है। ठीक है, वहां पे भी सोई गई, लगता है अगर उसको ठीक नहीं यार, ये लोग बार बार 1 2 साल 3 साल हुआ सरकार बनाए, फिर कहीं लड़ाई झगड़ा करके आ गए, भंग, मंदिर बना दिए भंग, मस्जिद गिरा दिए भंग, मस्जिद बना दिए भंग, ऐसा नहीं। ठीक है, बार बार क्या व्यवस्था खराब होगी ना, बिगड़ेगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद अगर बोले कि भंग करना है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं भंग करना उचित नहीं है, ठीक नहीं लगता उसको, तो भंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अपने मन से भंग नहीं कर देगा, जो भंग करने बोल रहे हैं उसको मना जरूर कर सकते हैं। स्टार मार्क डाल के लिखिए। मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये चीज ठीक न लगे, तो वो लोकसभा को भंग नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद के एडवाइस देने के बाद भी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 87। देखिए, पहला प्राथमिकता देना है आपको चीजें याद रहे, उससे रिलेटेड आर्टिकल नहीं। फिर दूसरा प्राथमिकता देना है कि आर्टिकल्स भी याद रहे, उसके अंदर की बातें भी याद रहे, दोनों याद रहे तो अच्छी बात है। तो आर्टिकल ज्यादा होने लगे तो एकदम प्रेशर नहीं लीजिए कि याद दोनों करना है। आर्टिकल 87। अब ये क्या है, संबोधन। अच्छा, आउट करना को समन लिख लीजिए, समन अंग्रेजी में, हिंदी वाले भी लिख लो, याद रहना चाहिए ना वर्ड, समन, SUMMON, आउट करना समन कहलाता। ठीक है, सुमन, समन। अब संबोधित करने वाला पावर भी है राष्ट्रपति का, मतलब ऐसे आए संबोधन करना, मतलब क्या, जैसे सत्र बुला लिए, ठीक है,
सत्र बुला लिए, जो हाय हेलो वाला करते हैं, हाय हेलो मैं राष्ट्रपति तो अच्छा लोकसभा सांसद, ये वाला क्या कहता है ये संबोधन सभी वक्तों का सभी सांसदों का स्वागत है। तो ये सब क्या संबोधित करना, ठीक है। देखिए आर्टिकल 87 में पहला पॉइंट लिखिए, प्रेसिडेंट संसद के वर्ष के प्रथम सत्र में फर्स्ट सेशन बजट सत्र को अनिवार्य रूप से कंपल्सरी, ठीक है, अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। संबोधित ऑब्लिक लिखना एड्रेस, सर ऑब्लिक के बाद क्या बोले? एड्रेस जो नॉर्मल अपना एड्रेस वाला है वही एड्रेस है, बस वो एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधन करना। अच्छा, कभी कभार दिया हुआ है प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ठीक है, और कभी कभार क्वेश्चन में बजट सत्र दे दिया रहता है, प्रथम सत्र नहीं देता, तो बजट सत्र भी सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि प्रथम सत्र जो होता है फर्स्ट सेशन, वो बजट सेशन ही होता है। साल का पहला सेशन बजट सेशन ही होता है, ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास शायद एक फरवरी। तो पहला सेशन कौन सा सेशन होता है? बजट सेशन ही होता है, ठीक है, तो उसको अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रेसिडेंट लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र को संबोधित करता है। एक सब कहीं ना कहीं देखो, लोकसभा राज्यसभा का जो पॉइंट पढ़ना ना वो भी यहीं पे पढ़ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ही चल रहा है, तो राष्ट्रपति इन्वॉल्व नहीं करके राष्ट्रपति के अंदर ही देख ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार संबोधन करता है, ठीक है, एड्रेस करता है 2 बार, हाय हेलो 2 बार चलता है। पहले साल का पहला सत्र, और दूसरा लोकसभा चुनाव के बाद पहला सत्र। और पहला सत्र जो भी पड़े, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला सत्र पड़ेगा, लोकसभा चुनाव होने के बाद, ठीक होने के बाद, उसको और हर साल पहले सत्र को संबोधित करें, ठीक है। आइए बताओ, जैसे राष्ट्रपति कोई भाषण देता होगा, बीच बीच में भाषण दे रहा है, तो वो अपने मन से करेगा कि वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? वो ही सलाह से करेगा, ठीक है। भाषण भी कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद, अपने मन से नहीं। कर कुछ और रहा, बोल कुछ और रहा, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ वही 3 इडियट जैसा हो जाएगा, चमत्कार, ठीक है, गाड़ी चमत्कार होती है। तो ऐसे भाषण भी कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद, जो लिख के दे वही बोलना है, ठीक है, भले वो 3 इडियट जैसे ही भाषण। तो आर्टिकल 86 लिखिए, अभी सवाल आ रहा है 87 के बाद 86 क्यों लिखा है? 86 पहले क्यों नहीं लिखा है? आ रहा है वर्मा जी, सवाल आ रहा है, मन किया इसलिए लिखा दिया, और कोई विशेष उसका कारण नहीं है। आर्टिकल 86 लिखिए, पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट का भाषण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, तो पहले बताया हूं, लिखा हूं साथ में, मंत्री परिषद, ये शब्द दोनों याद रखने। प्रेसिडेंट का भाषण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है। प्रेसिडेंट संसद को संदेश देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट संसद को संदेश देता है। प्रेसिडेंट संसद को संदेश देता है।
अब ये कैसा संदेश देता है इसके बारे में किताब में ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो मुझे भी आइडिया नहीं, ठीक है। इतना एक बार देखिए, तो कोशिश कीजिए आर्टिकल भी याद रहे। बोलिए बोलिए, चलिए दोनों आज मैथ्स की क्लास नहीं लगवा ना, ये पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर और बस। आर्टिकल 108 लिखे, ठीक है। आर्टिकल 108 क्या बोलते हैं पहले बता देता हूँ। कोई बिल सपोज पास करना जरूरी है ना, और क्या है, एक सपोज लोकसभा में बिल को रखे पास हो गया, राज्यसभा ने मना कर दिया नहीं करेंगे पास, ठीक है। और ज्यादातर इसी कंडीशन में होता है, संयुक्त अधिवेशन अगर बैठता है ना, इस कंडीशन में बैठता है, क्योंकि जरूरी नहीं जो सत्ता पक्ष की पार्टी लोकसभा अगर क्या बोलना चाहिए, सत्ता जिस भी पार्टी को हो, ठीक है, तो राज्यसभा में भी उसी का बहुमत हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा से पास हो जाए लेकिन राज्यसभा में मना कर दिए, या 6 महीने तक कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिए, हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं दिए 6 महीने तक, तो ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होगा और बिल जो पास होना चाहिए था वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या बुलाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया था, सीधा सीधा मामला खत्म हो जाता है। लोकसभा में 543 मेंबर, अब उसमें किसी का बहुमत हो और राज्यसभा में नहीं हो, फिर भी वो लोकसभा अकेले पास कर देगा। सपोज लोकसभा में 400 लोग पास कर दिए और राज्यसभा में उसके भी कुछ आदमी बैठे होंगे 40, 50, 60, 100, लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा है। लोकसभा में 200 सपोज कितने हैं, 245 हैं, 245 के आधा नहीं हो रहे, 123 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाए तो वो जो 123 नहीं हो रहे वो भी जो बचा कुचा है लोकसभा से हो जाएंगे, ठीक है। लोकसभा में पास कराने के लिए कितना चाहिए, 272 चाहिए, 273 या 272, 73, ठीक है, 272, 73 चाहिए। तो 273 अगर सपोज 300, 350 भी यहाँ पक्ष में है और उधर 40, 50 कम पड़ रहे हैं, तो मिला के लोकसभा का पावर बढ़ जाएगा ना। फिर बहुमत कैसे देखा जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीट्स कितनी, 545 प्लस 245 लगभग 790, लगभग नहीं 790 होगा, 790 का आधा देखा जाएगा, उतना पास होना चाहिए। तो उसमें क्या लोकसभा का पावर बढ़ जाता है, ठीक है। समझे नहीं समझे कैसे, अरे देखो इस रूम में सपोज ये वाले क्लास में भी अगर बच्चे बैठे 100, ठीक है, एक और बैच आया जो जिस उसमें उस बैच में बच्चे हैं 10, ठीक है, उस बैच में बच्चे हैं 10। अब मैं बोल रहा हूँ क्लास की टाइमिंग एक रखूंगा, मिक्स करके रखूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सभी को एक साथ बैठाऊंगा 110 लोग को इतने बजे। आप बोले कि ठीक है। अब बताओ 100 में से इधर 80 लोग राजी हो गए, बहुमत कितना चाहिए था, 51 चाहिए था। मैं बोला कि बहुमत के आधार पर तय करूंगी, 51 चाहिए था, बोले 80 लोग राजी हो गए, ठीक है। अब मुझे तो दोनों का सुनना चाहिए क्योंकि दोनों को बुला रहा हूँ। अब ये बिल सपोज चले गया 10 लोगों के पास, अब 10 लोग में 10 के 10 नहीं बोल दिए, पास ही नहीं किए बिल को, नहीं सर क्लास नहीं है, इसी टाइम में होगा, कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुआ, तो बिल रद्द हो जाएगा, मतलब बिल पास ही नहीं पाएगा, ऐसे तो फिर क्लास एक कंबाइन कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वही सोचो मैं अगर कंबाइन क्लास बुला लूँ, कंबाइन मतलब 100 प्लस 10 110, तो पहले जहाँ 51 चाहिए था, ठीक है, वहाँ 55 चाहिए, कोई इशू नहीं, लेकिन 80 तो पहले से ही लोकसभा में या इस बैच में है, समझे। इस कारण ज्वाइंट सेशन बुला के बात खत्म। अब क्लियर हुआ क्यों लोकसभा। तो ऐसे में राज्यसभा का पावर तो कम पड़ जाता है ना, लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं और उसमें बहुमत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में सीटें कम पड़ रही हैं तो उसको कवर कर देता है, ठीक है। जो बहुमत नहीं मिलते रहता है उसको कवर कर देता है। अब समझ आया 100 और 10 वाले एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। तो ये 100 की जगह वहाँ 545 है, 10 की जगह 245 है, और कोई डिफरेंस नहीं।
ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। ज्वाइंट सेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। इसको एम्बुलेंस जैसे याद रखा था, इमरजेंसी वाला केस, मतलब एक पास कर रहा है एक नहीं कर रहा, और इमरजेंसी में कोई बिल पास करना है तो 108 ऐसा रिलेट कर लिया था, ठीक है। या फिर 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, 6 महीने तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब उसको बिल पास नहीं करना चाह रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। हाँ चर्चा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कल देखते परसों देखते हैं, तो उस केस में भी बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 108। और यहीं पे भी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता, उसका हेड कौन करता है, हेडिंग कौन करता है, ठीक है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बुलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वही अध्यक्षता करे, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इज हेडेड बाई लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये बात कहाँ दी हुई है? ये आर्टिकल 108 में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 118(4) में, मतलब 118 और सबसेक्शन 4 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? ये भी पूछा था, ये भी मेरे से गलत हुआ है, तो जब गलती होता है तब जाके फिर याद करता हूँ कि यार इसको याद रखना है, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 108, प्रेसिडेंट दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन बुलाता है, दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन बुलाता है। ज्वाइंट सेशन को संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस केस में, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर एक सदन से बिल पास होके दूसरे सदन में जाए, एक सदन से बिल पास होके दूसरे सदन में जाए, एक सदन से बिल पास होकर दूसरे सदन में जाए और दूसरा सदन उस बिल को पास करने से मना कर दे, उस बिल को पास करने से मना कर दे, या 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दे, या 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया ऑब्लिक रेस्पॉन्स ना दे। ठीक है, अब ब्रैकेट में डाल के लिखिए और स्टार मार्क डालिए, ब्रैकेट में नीचे लिखिए स्टार मार्क। जिस केस में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत रहती है, विशेष बहुमत, जिस केस में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत रहती है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत रहती है, उस केस में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। इस केस में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। अब इसका कारण क्यों, ये समझा देता हूं। देखो, जो चीज सिंपल मेजॉरिटी से पास होना मतलब क्या कि आधे से बस एक ज्यादा लोग जो है वो सहमत हो, बाकी सहमत रहे ना रहे। जैसे मतलब 100 लोग हैं, 51 सहमत हैं तो भी वो बिल पास हो जाएगा, 49 असहमत है फिर भी बिल पास हो जाएगा। मतलब 51 चाह रहे कि बिल पास हो और 49 नहीं चाह रहे फिर भी बिल पास हो रहा है, ठीक है। 49 लोग नहीं चाह रहे, तो सिंपल मेजोरिटी रखा ही इसलिए गया है कि सामान्य सी बात है, उसमें भी अब सत्ता और विपक्ष पार्टी लड़े आपस में तो बात नहीं बनेगा, तो कोई काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजों को क्या सिंपल मेजोरिटी के तहत रखा गया कि सिंपल मेजोरिटी से बस पास हो जाए तो चलेगा। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी रखा ही इसलिए गया है 2/3 बहुमत, कम से कम आधे तो रहे, साथ ही साथ जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसके 2/3 बहुमत रहना चाहिए, ठीक है। तो वो रखा ही इसलिए गया है ताकि जो चीज आसानी से पास नहीं होना चाहिए वो ना हो, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को हटाना है, वैसे में फिर सत्ता पार्टी क्या है, अपना आदमी नहीं हटाओ इसको, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना आदमी नहीं हटाओ इसको, तो ये सब रखा ही इसलिए गया ताकि आसानी से उसको हटाया ना जा सके, आसानी से वो बिल पास ना हो या प्रस्ताव पास ना हो, ठीक है।
तो इसके लिए क्या है, विशेष बहुमत जहां पे रिक्वायर्ड रहता है वहां पे भी फिर लोकसभा के लोग सहमत हैं, राज्यसभा का नहीं है सहमत, ठीक है, फिर ज्वाइंट सेशन बुला के फिर उसका पावर बढ़ता। जैसे 100 लोग हैं, 100 और 10 का एग्जांपल दिया था, एक बैच में 100 एक बैच में 10, तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाए तो आसानी से पास हो जाएगा ना, वहाँ के लोग ज़्यादा किए तो इसलिए विशेष बहुमत वाले में जानबूझ के विशेष बहुमत के नहीं बनाया जाता, ये आर्टिकल 108 बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत क्लास के शुरुआत में भी ये बताया था, जब संविधान संशोधन बता रहा था तो वहाँ पे भी बताया था कि जॉइंट सेशन किस केस में नहीं बुलाया था, ठीक है। जॉइंट सेशन उसने बुलाया था कि जॉइंट सेशन जो संविधान संशोधन वाले बिल में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, क्यों, उसमें विशेष बहुमत लगता है 2/3 स्पेशल मेजोरिटी और एक और से स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो वो भी एक स्पेशल मेजोरिटी वाला केस हो गया, तो इसलिए वहाँ पे भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया था, और वहीं पे जॉइंट सेशन बताते हुए बताया था कि जिन भी मुद्दों पर विशेष बहुमत चाहिए रहता है उसमें नहीं बुलाते, ठीक है। तो अभी क्या पॉइंट लिखे, 6 महीने प्रतिज्ञा दे तो बुलाया जाता है, ठीक है। और विशेष बहुमत वाला भी लिखिए, कुछ नहीं दे रहे सर आपका पकड़ने में उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, एक लास्ट सवाल, उसके बाद समापन करते हैं, 17वां आसान करते हैं, स्थगित कर 17वां आसान करेंगे, स्थगित कर लेंगे मंडे, नया सत्र मंडे से। देखिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन हो गया, ये राज्यसभा में जो 12 लोग होते हैं, तो अच्छा पहला सवाल, जैसे जो मंत्री बनते हैं लोकसभा में चुन के जाते हैं, लोकसभा से चुन के जाते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा को तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब डायरेक्ट ही होता है, बट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, विधान उनके अलग इलेक्टेड कॉलेजियम में। तो जो मंत्री बनेगा, जो मंत्री रहेगा, वो लोकसभा से ही हो सकता है कि राज्यसभा से भी हो सकता है, किसी भी लोकसभा से, सिर्फ और सिर्फ मंत्री जो बनेंगे वो लोकसभा के सांसद बनेंगे कि राज्यसभा के सांसद, दोनों के बन सकते हैं, ठीक है, दोनों के बन सकते हैं। और ये बताओ, जो एंग्लो इंडियन है या नॉमिनेटेड हैं, उन लोग मंत्री बन सकते कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, ठीक, बन सकते हैं। मैं बताया था सिर्फ वो 2 काम नहीं कर सकते, एक अविश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पे भाग नहीं ले सकते और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते, बाकी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो काम एक सामान्य इंसान कर सकता है, सामान्य मनुष्य, वो भी एंग्लो इंडियन कर सकता है, ये भी कर सकता है, मंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बनाया सकता है। उस पॉइंट को लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, स्टार मार्क डाल के लिख लेना, या याद रखोगे तो मत लिखो। मंत्री भी बन सकता है एंग्लो इंडियन या मनोनीत सदस्य, नमोनीत बोलता हूँ, मनोनीत सदस्य, ठीक है, ठीक, स्पीड बोलने के चक्कर में स्लिप हो जाता है। क्या लिखना है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी मंत्री बन सकते हैं, 17 आसान किया जाता है।